नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज टीएनसी बुलेट सीरीज में हमारे पास में क्लास रहेगी हाइपोथैलेमस की। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास के बारे में, इस क्लास को शुरू करने से पहले जो हम प्रीवियस क्लास के बारे में जो हो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के बारे में जो है वो हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था एंडोक्राइन सिस्टम का। उसमें हमने जो है वो क्या क्या पढ़ा था। जो बच्चे कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनको तो पता ही ये सारी चीज़ें कि लास्ट क्लास के अंदर या प्रीवियस क्लास के अंदर जो है हमने क्या देखा था। हमने एंडोक्राइन सिस्टम को देखा था। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने देखा था कि इसको एंडोक्राइन ही क्यों बोला जाता है और इनसे जो सिक्रेशंस निकलता है उनको हार्मोन्स बोला जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ जो है वो ग्लैंड्स आती है, उन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफली जो है वो इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, जिसमें हमारे पास में हाइपोथैलेमस था, पिट्यूटरी ग्लैंड थी, उसके बाद हमने जो है वो थायराइड ग्लैंड थी, पैराथायराइड ग्लैंड थी, थाइमस ग्लैंड थी, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड थी, उसके बाद हमारे पास में जो है वो पैनक्रियास था एंड गोनेड्स था। इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन जो है वो लास्ट क्लास के अंदर हो चुके हैं। जो बच्चे आज की क्लास को देख रहे हैं उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक बार जो है वो प्रीवियस क्लास जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस क्लास देखोगे तो ही हम आगे जो है वो बढ़ पाएंगे। प्रीवियस क्लास जो है वो डायरेक्टली इससे जो है वो कोरिलेट है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में बताने वाली चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने जो है वहाँ पे क्लियर कर दी थी। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, देन एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का हमने सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर जो है वो डिस्कशन कर लिया था। तो अगर जो बच्चे आज ही जुड़ रहे हैं या इसी क्लास को देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही सलाह है कि एक बार पीछे वाली क्लास को जो है वो जरूर देखें, उसी के बाद इस क्लास को जो है वो देखोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर लास्ट क्लास आपको समझ में आएगी तो ये क्लास जो है बहुत अच्छी होने वाली है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम जिक्र करें तो हाइपोथैलेमस के बारे में देखो, ये हमारे पास में जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो प्रेजेंट होता है। बेसिकली हम अगर इसमें बात करें कि ये कहाँ पे जो है वो सैचुरेटेड होता है, किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में जो है वो 2-3 चीज़ें मैं आपको जो है वो क्लियर करवाना चाहूँगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। टोटल 6 प्रकार के हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी जो है हमारे पास में 2 हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। अच्छा, रिलीज होते हैं, प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये हमारे पास में टोटल जो है वो हमारे पास में 8 हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो रिलीज होते हैं। अब बहुत पहले तक ये था कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अदर ग्लैंड्स को भी जो है कंट्रोल करती है। कैसे? टीएसएच के द्वारा थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करती है और एसीटीएच के द्वारा जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसको मास्टर ग्लैंड बोला गया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड बोला गया था। लेकिन बाद में पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो है वो कोई दूसरा ही जो है वो कंट्रोल करता है, और वो दूसरा कौन सा करता है? वो हाइपोथैलेमस करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस से भी जो है वो बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसमें 2 टाइप के, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, दोनों जो है वो रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमने हाइपोथैलेमस को शुरू किया था। तो हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड से जस्ट ऊपर सैचुरेटेड होता है। ठीक है, या हम कहें कि जो हमारे पास में थैलेमस है उससे जस्ट नीचे की साइड में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? हमारे पास में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो दोनों सिस्टम में पढ़ते हैं। कौन कौन से? एंडोक्राइन सिस्टम में भी हम हाइपोथैलेमस को पढ़ते हैं और नर्वस सिस्टम में भी हम हाइपोथैलेमस को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसका रीजन है, जिस तरीके से हम पैनक्रियाज को, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पैनक्रियाज से बहुत सारे ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो कि डाइजेस्टिव में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेशन में, जैसे पैनक्रियाटिक जूस से जो है हमारे पास में एमाइलेज निकलता है, लाइपेज निकलता है, ठीक है, ट्रिप्सिन निकलता है। तो ये हमारे पास में जो है वो एंजाइम निकलते हैं और ये जो है वो हमारे पास में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास में हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। अब उसी पैनक्रियाज के बीच बीच में जो है वो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करती है? एंडोक्राइन का काम करती है। उससे जो है वो हमारे पास में ग्लूकागोन निकलते हैं, इंसुलिन निकलती है, सोमेटोस्टेनिन निकलता है, पीपी
सेल्स होती है, एप्सिलॉन सेल्स होती है, ठीक है। तो ये रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन का भी काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में ये जो हमारे पास में हाइपोथैलेमस है वो नर्वस सिस्टम में भी पढ़ते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। अब एंडोक्राइन में क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि हाइपोथैलेमस से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। ऐसे ही मेजर हार्मोन ऑक्सीटोसिन हो गया या वेसोप्रोसिन हो गया, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है। तो हार्मोन से रिलीज करता है, इसलिए एंडोक्राइन का फंक्शन हो गया। और नर्वस सिस्टम में इसलिए पढ़ते हैं कि बहुत सारी नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। जैसे इमोशन को जो है वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है वो क्या होता है, तो वो हाइपोथैलेमस होता है। तो टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है। ऐसे इमोशन, जितने भी हमारे पास में इमोशन है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। थ्रस्टी को, प्यास लग रही है, प्यास, खाना खाने के बाद हमें लगता है कि हाँ हमारा पेट भर गया, ठीक है, तो उसको भी कौन कंट्रोल करता है हमारे पास में, हाइपोथैलेमस ही करता है। स्लिप एंड अवेक, ठीक है, उठना जागना, ये सारी चीजें कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। आपने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में जो है वो सुना होगा, ठीक है ना। कोई आदमी पर्टिकुलर अगर 20-25 दिन जो है वो सुबह 4 बजे उठ जाए तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके बाद में जो है 4 बजते ही बिना घड़ी के फिक्स 4 बजे जो है उसकी आंखें खुल जाएगी, ठीक है, अगर सही तरीके से इंसान रहा तो, ठीक है ना। बाकी तो कुंभकर्ण आपकी तरह हुए तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, कमेंट है था, ठीक है। पढ़ना, वो कहते हैं ना कि स्वान निंद्रा जो है वो होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, तो ऐसा ही होनी चाहिए, बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो फिक्स होनी चाहिए। तो ये सारे कंट्रोल कौन करता है हमारे पास में, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक। तो इसको हम ले लेते हैं और 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ते हैं। सेचुरेशन की बात करें, कहाँ पे सेचुरेटेड होता है, तो आपने बेसिकली देखा होगा, ये हमारे पास में जो है वो ब्रेन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास में ब्रेन आ गया। देन उसके बाद में ये हमारे पास में जो है वो वेंट्रिकल आ गए, और वेंट्रिकल भी बेसिकली जो है वो हमारे पास में थर्ड वेंट्रिकल आता है, ठीक है। वेंट्रिकल के बाद में हमारे पास में जो है वो ये आ गया हमारे पास में पोस्ट ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेरिबिलम, और ये आ गया हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के अंदर जो है पोन्स आता है, मेडुला ओब्लांगेटा आता है और मिड ब्रेन आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आ गई। अब इनके बीच में यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा मैं इसको जो है बड़ा कर देता हूँ, ये जो आप जो है वो ऑरेंज कलर का देख रहे हो, ठीक है, ये लो, ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है हमारे पास में थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस के जस्ट जो है वो नीचे होता है, तभी तो इसको क्या बोला गया है दोस्तों, हाइपोथैलेमस बोला गया है। क्या बोला गया है, हाइपो मतलब जस्ट नीचे की साइड में, तो थैलेमस के जस्ट जो है वो नीचे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसको 1 बाय 1 करके इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स पढ़ेंगे, क्या क्या ये फंक्शन करता है उसको हम पढ़ेंगे, और बाकी सारी चीजों को जो है वो आगे आगे बढ़ेंगे। तो द हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल, हाइपोथैलेमस क्या है, बहुत स्मॉल है, छोटी चीज है। हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल बट क्रूशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि हाइपोथैलेमस बहुत छोटा पार्ट होता है। आपको पता, हाइपोथैलेमस ब्रेन का सिर्फ 1% हिस्सा होता है, ओनली 1%, 4 ग्राम होता है सिर्फ, 4 ग्राम जो है वो हाइपोथैलेमस का वजन होता है। 4 ग्राम का मतलब समझते हो, यानी कि क्या बताऊं, ये जो पेन की टिप नहीं होती उतना ही वजन नहीं होता इसमें, ठीक है। 4 ग्राम, 400 ग्राम्स नहीं, 4 ग्राम्स ओनली, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम का भी जो है वो 100वां हिस्सा, ये टिप की नोब होती है, उतना सा उसमें जो है वो वजन होता है। तो हाइपोथैलेमस से स्मॉल बट एक क्रूशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन, बहुत छोटा होता है बट मेन पार्ट होता है ब्रेन का, क्रूशियल पार्ट होता है। लोकेटेड कहाँ होता है, बिलो द थैलेमस, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, थैलेमस के जस्ट नीचे की साइड में होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब नीचे और हाइपर का मतलब ऊपर की साइड में, कहते हैं ना हाइपर टेंशन, मतलब किसी भी ट्रेन से ऊपर जाना दैट इज कॉल्ड हाइपर, नीचे की साइड में जाना दैट इज कॉल्ड हाइपो, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्यों बोला, क्योंकि थैलेमस के जस्ट नीचे होता है। एंड अबाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर, यानी कि नीचे की साइड में इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और ऊपर की साइड में जो है वो थैलेमस होता है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हो, ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड थैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस, और ये नीचे की साइड में जो देख रहे हो दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्लू कलर के आपको देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ऊपर होता है और थैलेमस से जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है दोस्तों हाइपोथैलेमस। इट्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग, देखो ये मेन रोल प्ले करता है किसमें, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब मैंने आपको
लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे भी बताता हूँ। होम्योस्टेसिस का मतलब है जो इंटरनली एनवायरनमेंट होता है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। हमारी बॉडी ने कोई चीज़ ज़्यादा सीक्रेट कर दी तो उसको कंट्रोल करना, कोई चीज़ कम सीक्रेट हो रही है तो उसको ज़्यादा करना। तो एन के एन प्रकार हमारे पास में जो इंटरनली एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, उसको जो कंट्रोल करना है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। हीमो मतलब रिलेटेड टू ब्लड, जो ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं दोस्तों हीमोस्टेसिस। तो इट्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन। बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग किसको, टेम्परेचर कंट्रोल, जो कि मैंने बताया था कि टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। बाकी जितने भी सेंटर हैं जैसे रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है या कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है, ये सारे के सारे मेंडुला ऑब्लिगेटा में होता है, लेकिन जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है वो कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हंगर, भूख लग रही है नहीं लग रही है, पेट भर गया, स्लिप, ठीक है, थ्रस्टी, प्यास लग रही है, इमोशन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, इन सबको जो है वो कंट्रोल करता है। इसलिए मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बड़ा सा लेक्चर दिया था कि इसको एंडोक्राइन और हम जो है वो नर्वस सिस्टम दोनों में पढ़ते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन इसलिए करता है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, और नर्वस सिस्टम में इसलिए क्योंकि बहुत सारे जैसे टेम्परेचर कंट्रोल, हंगर कंट्रोल, थ्रस्टी कंट्रोल, स्लिप कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल, ये सारे के सारे जो है वो हाइपोथैलेमस करते हैं, इसलिए हम इसको दोनों में पढ़ते हैं। अब बात आ जाती है एनाटॉमी ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की जो है वो हम एनाटॉमी देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है लोकेशन, कहाँ पे जो है वो सैचुरेटेड होता है। तो दोस्तों हमारे पास में जो ब्रेन का डाइसेफिलान है वहाँ पे ये सैचुरेटेड होता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया था कि जस्ट जो है वो थैलेमस के नीचे होता है, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है, थर्ड वेंट्रिकल के पास में होता है। सैचुरेटेड इन द डाइसेफिलान, ठीक है, ब्रेन के जो पार्ट होते हैं एनसेफलान, डाइसेफलान, ठीक है, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे। तो जो बीच वाला पार्ट हो गया ब्रेन का जिसको हम बोल रहे हैं डाइसेफिलान, एंड इट फॉर्म द फ्लोर, ठीक है, डाइसेफिलान के जो है वहाँ पे फ्लोर है, एंड पार्ट ऑफ वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, यानी कि जो थर्ड वेंट्रिकल है, 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड को तो जो है वो लेटरल या हम कह सकते हैं कि एंटीरियर वेंट्रिकल बोला जाता है, फिर थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल हमारे पास में ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो जो थर्ड वेंट्रिकल की ब्रेन है वहां पे जो है वो बिल्कुल अटैच रहता है। क्लियर। साइज की अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जस्ट इसका वजन कितना होता है 4 ग्राम, यानी कि ये जो टिप होती है इतना सा जो है वो इसका वजन होता है, लेकिन काम बड़े जो है वो बड़े बड़े करता है। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 4 ग्राम होता है, एंड अकाउंटिंग द लेस देन 1% ऑफ द ब्रेन वेट, जितना हमारे पास में ब्रेन का वेट है ना उसका 1% हिस्सा होता है, देख लो इतना छोटा होता है, ठीक है। देन उसके बाद कनेक्शन की बात करें तो इट इज हाईली इंटरकनेक्टेड विद द लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टीम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इसके कनेक्शन किस किस से, ठीक है, कहाँ कहाँ तक, कौन कौन से डोन से इसके कनेक्शन है, तो भाई इसका लिम्बिक सिस्टम से। लिम्बिक सिस्टम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है नर्वस सिस्टम में, ठीक है। बहुत सारे लोग तो जो है वो नाम भी पहली बार सुने होंगे, पहली बार तो नहीं सुने होंगे, लेकिन लिम्बिक सिस्टम जो होता है, जितने भी हमारे पास में इमोशन कंट्रोल है, जितने जो सेंसिटिव वाली चीज़ें हैं वो सब लिम्बिक सिस्टम करता है। तो इस पर कंट्रोल जिसने पा लिया, महात्मा बुद्ध ने भी ये कहा था कि जिस इंसान ने अपने मन पे काबू पा लिया, अपने इमोशन पे काबू पा लिया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आदमी होगा, ठीक है, या सब जो दुनिया पे जो है वो राज कर सकता है। तो ये जो लिम्बिक सिस्टम है जो इमोशन कंट्रोल करता है, तो काफ़ी हद तक जो है वो इमोशन कंट्रोल होने चाहिए आपको भी जो, तो ये जो लिम्बिक सिस्टम है उससे कनेक्टेड होता है, तभी तो खाना पीना, कितनी भूख है, कितना चाहिए, कितना सोना है, कब उठना है, तो लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होता है। एंड ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में आपने देखा होगा मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, उससे कनेक्टेड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऑफ कोर्स इसके जस्ट नीचे जो हो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो डायरेक्ट ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो ऑर्डर देता रहता है, और वहां से हार्मोन रिलीज करके पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है। सब चीजें अगर स्टोरी रूप में पढ़ोगे या एक दूसरे से कनेक्शन करके पढ़ोगे तो बहुत मजा जो है वो आने वाला है। ये हो गया हमारे पास में हाइपोथैलेमस, और ये देखो स्ट्रक्चर होगी हाइपोथैलेमस की, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऊपर थैलेमस है, नीचे जो हो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इधर जो हो मिड ब्रेन आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेन मेजर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। वैसे देखो हाइपोथैलेमस के जो है वो टोटल, मैं बताऊं आपको, हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा, अगर हाइपोथैलेमस को अगर आप देखोगे ना तो जैसे ये हाइपोथैलेमस है, अब यूं समझो ये हाइपोथैलेमस है, इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं, तो उस तरीके से हाइपोथैलेमस बना हुआ था। हाइपोथैलेमस ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही उसके अंदर जो है वो ऑर्गन है, या कोई जैसे ग्लैंड होती है,
जैसे कोई ग्लैंड होती है ना वैसे फिक्स, वैसा हाइपोथैलेमस नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो पार्ट बने होते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो हाइपोथैलेमस के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है वो 10 to 15 जो है वो पार्ट होते हैं, लेकिन मेजर हम जो है वो रीजन इसमें 3 पढ़ेंगे, एंटीरियर, मिडल और लास्ट। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन से होते हैं, पहले देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। ये देखो, ये हमारे पास में ब्रेन हो गया, इसका ये स्लाइड काट के देखा तो ये आ गया हमारे पास में दोस्तों कौन सा, हाइपोथैलेमस। अब देखो ध्यान से देखो, इस तरीके से ये पूरा हाइपोथैलेमस है, मैं बता रहा हूं हाइपोथैलेमस क्या था, ये पूरा का पूरा जो है वो हाइपोथैलेमस है। समझ में आ रहा है, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं, ये जो आप पूरा देख रहे हो ये है हमारे पास में हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस में देखो ये अलग अलग डॉट लगे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में मिलके जो है हमारे पास में हाइपोथैलेमस जो है वो बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे पूरा, अगर हम डिटेल से देखेंगे तो हम इसको 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन सा, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। अब देखो ये जो हो गया, तो ये हमारे पास में एंटीरियर आ गया, ये हमारे पास में मिडल आ गया, और ये जो हमारे पास में पोस्टीरियर आ गया। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में जो है उसको डिवाइड किया गया, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। हालांकि इसके बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, उन्हीं सबको मिला के जो है वो हाइपोथैलेमस है। तो इसके मेजर जो है वो 3 एरिया है, जिसको 1 by 1 करके पढ़ेंगे, और मोटा मोटी उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है वो क्या क्या चीज कंट्रोल करता है, कौन कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। पूरा डिटेल में जाएंगे तो पूरा हाइपोथैलेमस हम कहें, या पूरा हाइपोथैलेमस के इसके कुछ पार्ट जो होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 पार्ट्स होते हैं छोटी छोटी ग्लैंड्स के। तो 15 पार्ट्स को पढ़ने में भी जो है वो कम से कम 15 क्लास चाहिए। ठीक है, लेकिन हम मेजर इसके 3 जोन डिवाइड कर रखे हैं। इन 3 जोन में जो है वो क्या क्या चीजें कौन कौन सी कहाँ कंट्रोल होती है, जैसे एडीएच कौन से जोन से रिलीज होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। भाई पढ़ो कम से कम वो तो सही ना, जो एग्जाम में पूछा जाए। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने इसको बहुत शॉर्ट रूप में किया है, लेकिन इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको स्टाम्प पेपर पे जो है वो लिख के दे सकता हूं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस डिवाइडेड इनटू 3 मेन जोन, कितने, 3 मेन जोन में जो है वो डिवाइड किया गया। याद करने का तरीका भी अच्छा है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। सबसे पहले हम ले लेते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस का मतलब हो गया सामने की साइड का। अगर हम सीधे सामने से देखेंगे तो सामने जो हाइपोथैलेमस है उसको हमने बोल दिया एंटीरियर हाइपोथैलेमस। उसको हम बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक रीजन। ध्यान रखा, सुप्रा का मतलब हो गया ऊपर की साइड में, और ऑप्टिक क्या हो गया, जो ऑप्टिक नर्व आती है ना, जो हमारे पास में आंखों में आती है, जब क्रेनियल नर्व पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्टिक वाला जो आ गया, ठीक है, तो सुप्रा ऑप्टिक रीजन होता है ये वाली चीजें। ठीक है, अब देखो, कंटेंट द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रोसिन। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वहां से 2 हार्मोन रिलीज होंगे, कौन कौन सा, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन। यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना, वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस से ही जो है वो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन प्रोडक्शन कहां पे होता है, प्रोडक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है, और रिलीज जो है वो कहां होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वहां पे जाके स्टोर होता है। और हाइपोथैलेमस में भी कहां से, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में। अच्छा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में भी कहां से, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, एंड जो हमारे पास में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और जो पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस है वो एडीएच रिलीज करता है। ये ध्यान रखना, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, एडीएच रिलीज करता है, एंड सुप्रा ऑप्टिक जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। और डिटेल में अगर आपको जानना चाहते हो तो बाकी आपको ये याद रखना है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस से जो है वो ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है वो रिलीज होता है। साथ के साथ ये रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्रस्टी, ये बॉडी टेम्परेचर एंड थ्रस्टी को भी जो है वो कंट्रोल करता है। तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भी कौन सा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो ये क्या काम करता है, 4 चीजें करता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस। कौन कौन सा, एक करता है हमारे पास में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, एक जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रोसिन कहते हैं वो रिलीज करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और थ्रस्टी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कि इमोशन को कौन कर रहा है, स्लीप वेक को कौन कर रहा है, तो 1 by 1 करके पढ़ेंगे। आई थिंक क्लियर सारी चीजें हो रही होगी। अगर क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, तो बिल्कुल कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। सेकंड आ जाता है हमारे पास में मिडल हाइपोथैलेमस। मिडल हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्यूबरल रीजन जो है वो उसको बोला जाता है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास में आर्क्वेट न्यूक्लियस एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस एंड डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो
इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, देखो अगर आप देखोगे नीचे की साइड में आप देखोगे, ठीक है, ये देखो मीडियल ये देखो, ठीक है, पेरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, लेटरल पेरोटिक न्यूक्लियस, मीडियल पेरोटिक न्यूक्लियस, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, तो ये बहुत सारी चीजें जो हो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डोर्सो मीडियल न्यूक्लियस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, वेंट्रो न्यूक्लियस। अगर इनके आपको नाम याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए, जैसे मिडिल हाइपोथैलेमस जो है वो क्या कंट्रोल करता है, ये एपेटाइटी को कंट्रोल कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और स्टैटिक को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। ऐसे एंटीरियर पिट्यूटरी 4 करती है, ऑक्सीटोक्सिन, वेसोप्रोसिन, टेम्परेचर रेगुलेटिंग एंड थ्रस्टी को कंट्रोल करता है, और ये हमारे पास में एपेटाइटी, मेटाबॉलिज्म एंड स्टेटी को जो है वो कंट्रोल करता है मिडिल हाइपोथैलेमस। अब लास्ट आ गया पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बाकी जो भी चीज बची, कौन सी, उठना बैठना, थर्मोरेगुलेशन, ये कौन सा करता है दोस्तों, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस करता है, जिसको हम मेमोरी रीजन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इट कंटेंट मेमोरी बॉडीज विच आर इन्वॉल्व मेमोरी एंड ऑटोनोमिक फंक्शन, ठीक है, मेमोरी और ऑटोनोमिक फंक्शन से रिलेट करता है। ये क्या करता है, रेगुलेट वेकफुलनेस, वेकफुलनेस मतलब उठना, जागना, बैठना, जो बायोलॉजिकल क्लॉक था, और थर्मो रेगुलेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस के जो है वो 3 रीजन हो गए, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं, अगर वो याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो ऑक्सीटोक्सिन रिलीज करता है, वेसोप्रोसिन रिलीज करता है एंड टेम्परेचर कंट्रोल करता है एंड थ्रस्टी को करता है। मिडल हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास में जो है वो किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, वो हमारे पास में एपेटाइटी को, मेटाबॉलिज्म को, इनको कंट्रोल कर रहा है। और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो हमारे पास में वीकफुलनेस एंड थर्मो रेगुलेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये इसके जो है वो 3 मेजर पार्ट हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास में फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जो है वो क्या फंक्शन है, तो इसमें सारे फंक्शन आएंगे, ठीक है, नॉट फॉर ओनली एंडोक्राइन, इसमें सारे फंक्शन आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम हाइपोथैलेमस के फंक्शन पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एंडोक्राइन फंक्शन नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, लेकिन एंडोक्राइन के साथ साथ और कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसको हम लेते हैं। टोटल जो है वो हाइपोथैलेमस 6 कार्य करता है, और वो 6 कौन कौन से होता है उनको हम लेते हैं। सबसे बड़ा कार्य हो गया एंडोक्राइन रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस जो है वो टोटल 6 से 7 हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जो कि इनडायरेक्ट रूप से सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करता है। आल्सो कॉल्ड ए मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला गया है, मास्टर ग्लैंड भी जो है वो बोला जाता है। तो उस मास्टर ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करता है थ्रू द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस, ठीक है, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस क्या होता है कि जो पीछे वाला एरिया होता है वो उससे अटैच होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी वाला जो है वो एरिया आपस में अटैच होता है, उसके द्वारा उसको जो है वो कंट्रोल करता है। यानी कि यूं कहें कि डायरेक्टली जो है वो उससे अटैच होता है और उसको जो है वो कंट्रोल करता है। एंड रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन भी करता है, और इनहिबिटिंग हार्मोन टू रेगुलेट पिट्यूटरी फंक्शन, ठीक है। अब रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा होता है, इसका डिटेल से मैंने जो है प्रीवियस क्लास के अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दिया था। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो क्लास ये बंदे ले रहे हैं या नई क्लास में आज जुड़े हैं, तो आपको पिछली वाली क्लास के बारे में जो है वो जाके जानना है, क्योंकि वहां पे डिटेल से जो है वो बता रखा था। शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं कि इसके अंदर दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन भी निकलता है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकलता है। रिलीजिंग हार्मोन तो क्या करवाता है, किसी भी चीज को जो है वो इंक्रीज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ग्रोथ हार्मोन, हमारी बॉडी की जो है वो डेवलपमेंट कम हो गया, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, ये सीधा अटैक करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो है वो क्या रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, क्लियर। और अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन पहले से ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा। ये फिर
पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके रिलीज करेगा, फिर ग्रोथ हार्मोन जो है वो डिक्रीज होगा। इसमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, इसमें ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा और ये ग्रोथ हार्मोन को जो है वो डिक्रीज करेगा। तो रिलीजिंग हार्मोन का मतलब होता है कि ये रिलीज करेगा तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब होता है कि इसको करेगा तो इससे चीजें जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उसको हम ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टोटल 9 प्रकार के हमारे पास में हार्मोन है, और भी हैं, सिर्फ 9 ही है, डोपामीन ये सारी चीजें भी है जिसको हम कह सकते हैं, पर मेजर हार्मोन यही है। पहला हम ले लेते हैं दोस्तों थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, नाम से पता थायरोइड, ठीक है, थायराइड से शुरू हो रहा है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये TSH को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट द सीक्रेशंस ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहां से सीक्रेट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, उसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि रिलीजिंग हार्मोन है। अगर इनहिबिटिंग जहां पे भी आ जाएगा मतलब वो उसको डिक्रीज करेगा या इनहिबिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन। अब गोनेडोट्रोपिन कौन सा है? गोनेड्स आ गया, ठीक है। तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है दोस्तों, ये हमारे पास में जो है वो स्टिमुलेट सिक्रेशंस ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको जो है वो स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH, कोर्टिकोट्रोपिन। कोर्टिकोट्रोपिन कोर्टिकोइड से लिया, कोर्टेक्स से लिया गया, और कोर्टेक्स कहाँ पे है दोस्तों? एड्रिनल ग्लैंड में। तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेट द सिक्रेशंस ऑफ ACTH, ठीक है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसको स्टिमुलेट करेगा, और वो कहाँ से स्टिमुलेट करके फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH को जो है वो ज्यादा सीक्रेट करेगी। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो वो किसको स्टिमुलेट करेगा दोस्तों? ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन कहां से सीक्रेट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहेगा कि भाई ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को जो है वो रिलीज करेगी। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या करता है दोस्तों? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट सिक्रेशंस ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहां से सीक्रेट हो रहा है दोस्तों? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा दोस्तों? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो ये बेसिकली डायरेक्टली जो हो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, LH, जिसको हमने गोनेडोट्रोपिन कहा था, SH या LH, तो ये स्टिमुलेट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। नेक्स्ट आ जाता है MSH रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, मेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे पास में स्टिमुलेट करता है दोस्तों MSH को। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, देखा अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जैसे इनहिबिट करते हैं, ठीक है, वैसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है। ऐसे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे कि हमारे पास में ये इनहिबिट करता है किसको? प्रोलैक्टिन को, जैसे डोपामिन है वो भी एक तरीके से इनहिबिट करता है। तो कुल मिला के ये है कि ये डायरेक्ट हार्मोन रिलीज करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके अटैक करते हैं, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हो वो हार्मोन को रिलीज करता है। एक तरीके से जो हो वो गेट खोलने वाली सिस्टम कौन सा हो गया हमारे पास में? यही हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में पहला फंक्शन हो गया, कौन सा? एंडोक्राइन फंक्शन। किसका? हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन फंक्शन। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में इसका फंक्शन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, यानी कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो कंट्रोल होता है वो भी हमारे पास में कौन सा रोल करता है? हाइपोथैलेमस उसमें जो है मेन रोल प्ले करता है। तो द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन। यानी कि ये जो हमारे पास में हाइपोथैलेमस है आपको पता है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। पुपिल को डायलेट करना, म्यूकस सिक्रेशंस को कंट्रोल करना, ब्रोंकियल्स को डायलेट करना, पेरिस्टैटिक मूवमेंट को कंट्रोल करना, हार्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करना, इनको सबको कंट्रोल करना, ये सब चीजें कौन करता है हमारे पास में? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है, राइट। तो इसमें हमारे पास में हाइपोथैलेमस काम करता है। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पूरा ब्रेन आ गया, ठीक है। जैसे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन या बैंक हो गया तो बैंक में FD कोई और करता है, ठीक है ना, जमाबंदी कोई और देखता है, प्रिंट कोई और निकालता है, चेक कहीं और क्लियर होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बने हुए। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में क्या होता है कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो हमारे पास में हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है? ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और डाइजेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है,
तो हाइपोथैलेमस रेगुलेटिंग सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को जो है वो कंट्रोल करता है, उसके कंट्रोल करता है। और उसमें कौन कौन सी चीजें, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और डाइजेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। ये इसका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फंक्शन आ गया। नेक्स्ट आ जाता है इसमें थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में आपको पता ही है दोस्तों कि जो हमारे पास में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, वो कौन सा होता है दोस्तों, हमारे पास में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है हमारे पास में हाइपोथैलेमस, जो कि एग्जाम में बहुत बार जो है वो पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है। अब ये थर्मो रेगुलेशन कौन सा होता है, जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, स्वेटिंग के एंड वेजोडाइलेशन के। और जो हमारे पास में पोस्टीरियर जो हाइपोथैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है शिवरिंग को और वेजो कंस्ट्रक्शन, यानी कि जस्ट अपोजिट काम करते हैं। कुल मिला के आपको यूं समझो कि जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है ना वो हीट का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो हीट का कंजर्वेशन करवाता है, ठीक है। तो अगर किसी को ठंड वंड लगवाना है, ये सारी चीजें हैं, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। और अगर किसी का हीट है या स्वेटिंग वगैरह ज्यादा हो गई, वेजोडाइलेशन हो गया, तो वो एंटीरियर। कुल मिला के ये जो टेम्परेचर का कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। एंटीरियर वाला ज्यादा बढ़ा रहा है और पोस्टीरियर वाला जो है वो कम कर रहा है, बट कंट्रोल यही कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट डिस्पेशन, यानी कि हीट का जो है वो प्रोडक्शन, जिससे स्वेटिंग होगी और वेजोडाइलेशन होता है। आपको पता है कि वेजोडाइलेशन जो है वो मतलब ब्लड वेसल्स का डायलेशन कब होता है, जब हीट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हीट कंजर्वेशन, हीट कंजर्वेशन जैसे शिवरिंग वगैरह हो गया या वेजो कंस्ट्रक्शन होगा। आपको पता है सर्दियों के अंदर जो हो ब्लड वेसल जो हो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, तो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। ये हो गया तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन आता है हंगर एंड स्टेटिक कंट्रोल, ठीक है। अब देखो हंगर एंड स्टेटिक कंट्रोल क्या हो गया हमारे पास में, लेटरल जो हाइपोथैलेमस है, हमने एंटीरियर पोस्टीरियर और एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर पढ़ा था, उसके साइड में जो बचा वो हमारे पास में हो गया लेटरल हाइपोथैलेमस। ये हंगर को कंट्रोल करता है, यानी कि भूख को जो है वो बढ़ाता है। भूख लग रही है, लेटरल हाइपोथैलेमस अगर एक्टिवेटेड हो गया तो भूख लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेंट्रोमेट्रल हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, सेटिस्फेक्शन करवाता है। स्टेटिक सेंटर का मतलब होता है कि भाई अब कुछ नहीं चाहिए, कहते हैं ना यार भूख ही नहीं लगती मुझे, तो इसका मतलब वेंट्रोमेट्रल हाइपोथैलेमस उसका ज्यादा एक्टिवेटेड है, उसको किसी चीज की भूख ही नहीं लगती। कई भूखड़ होते हैं, जब कहो खाने के लिए, खाना खाने के बाद भी हाँ खाना खा लेते हैं, ठीक है ना, खाना खाने के चाय तो पी लेते हैं, तो ये सारी चीजें। तो वेंट्रोमेट्रिकल हाइपोथैलेमस है वो हमारे पास में सिग्नल देता है फुलनेस एंड सप्रेशन हंगर, हंगर को दबा देता है कि नहीं पेट जो हो बिल्कुल भरा हुआ है। पूरा डिटेल से जो हो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इतना डिटेल से जो टीएनसी बुलेट सीरीज में हम आपको पढ़ा देंगे कि कोई भी चीज जो है वो आपकी इससे बाहर नहीं आएगी और पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। अभी देखो सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी, आपको जो है वो मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस के हमने फंक्शन देखे थे, हाइपोथैलेमस में पहला एंडोक्राइन देखा था, एंडोक्राइन में सारे फंक्शन देख लिए थे, हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। सेकंड हमने जो है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का देखा, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये जो है वो हमारे पास में हार्ट रेट को, ठीक है, कंट्रैक्शन को ये कौन करता है, हमारे पास में यही करता है हाइपोथैलेमस। तीसरा हमने थर्मो रेगुलेशन को देख लिया था, हमने ये तो देख लिया कि टेम्परेचर को जो है वो ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब कैसे कंट्रोल करता है, एंटीरियर वाला जो है वो इंक्रीज करता है, पोस्टीरियर वाला जो है वो डिक्रीज करता है। ऐसे हमने हंगर एंड स्टेटिक कंट्रोल, हंगर स्टेटिक कंट्रोल मतलब लेटरल हाइपोथैलेमस जो साइड में हाइपोथैलेमस बचा वो भूख बढ़ाता है, अगर वो एक्टिवेटेड होगा तो आदमी भूखड़ रहेगा, जब कहेगा हाँ खाना ला दो खाना ला दो खाना ला दो। अगर वेंट्रोमेट्रिकल हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड है तो उसको स्टेटिफाई होगा, मतलब सेटिस्फाई होगा एक तरीके से कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, फुलनेस रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्लिप वेक साइकिल। स्लिप वेक साइकिल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास में जो है वो सुप्राक्रिस्टिमिक न्यूक्लियस जो है वो इसको कंट्रोल करता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो है हमारे पास में बायोलॉजिकली क्लॉक है, ठीक है, उसको जो है वो कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि जो पर्सन फिक्स टाइम पे उठते हैं, फिक्स टाइम पे जो है वो उठते हैं, 10-15 दिन उठ जाते हैं, तो उसके बाद कहते हैं फिक्स 4 बजे जो है वो हमारे पास में आंख जो है वो खुल जाती है। तो ठीक उसी तरीके से जो है हमारे पास में ये बायोलॉजिकली क्लॉक जो है वो मेंटेन करते हैं, एंड ये टोटल जो हमारे पास सिर्डियन रिदम जो है वो मेंटेन करते हैं। वर्क विद द मेलेटोनिन फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड टू कंट्रोल स्लीप पैटर्न,
और ये जो है वो हमारे पास में मेलेटोनिन के साथ में भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। मेलेटोनिन जो है हमारे पास में कहाँ से सीक्रेट हो रहा है दोस्तों? मेलेटोनिन जो है हमारे पास में सीक्रेट हो रहा है पीनियल ग्लैंड से। तो पीनियल ग्लैंड के साथ में जो है ये हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल होता है और उसके साथ कोलिब्रेशन करता है और जो हमारे पास में जो स्लीप पैटर्न है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इमोशन एंड बिहेवियर। ठीक है, इमोशनल एंड बिहेवियर ये भी जो है वो हमारे पास में कौन करता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस ही करता है। ये क्या करता है दोस्तों हमारे पास में? ये इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इमोशन एंड बिहेवियर इंटरेक्ट विद द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, इंटरेक्ट करता है लिम्बिक सिस्टम को एंड इन्फ्लुएंस द इमोशन। जो हमारे पास में इमोशन है उनको जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, लाइक फियर, अग्रेशन एंड स्लीप प्लेजर, इनको जो है वो इंटरेक्शन करता है। यानी कि इमोशन और बिहेवियर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। एंड रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर एंड मैटरल इंटरेक्ट। ठीक है, जो मातृत्व के साथ जो है वो जुड़ाव है या जो सेक्सुअल बिहेवियर है इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे पास में हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो ये सारे के सारे काम जो है वो किसके होते हैं? हमारे पास में हाइपोथैलेमस के होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डिसऑर्डर ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जो है वो क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? अब आपको पता ही है हाइपोथैलेमस के डिसऑर्डर होते हैं तो डायरेक्टली जो है वो किसको अफेक्ट डालता है? हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड वाले को डालेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे दो प्रकार की जो है हमारे पास में ग्लैंड आई थी, कौन कौन सी? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक अंदर की चीज बता रहा हूं मैं आपको कि अगर हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी तो फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पूरी की पूरी अफेक्ट होती है। क्यों अफेक्ट होती है? क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी को तो वो कंट्रोल कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है? रिलीज हो या प्रोडक्शन कहां से हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। टीएसएच भी कहां से प्रोडक्शन हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हार्मोन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है, इसको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करता है हमारे पास में हाइपोथैलेमस, राइट। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हमारे पास में जो है वो कौन कंट्रोल करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सारे जो है वो सीक्रेशन ही कहां से होते हैं? हाइपोथैलेमस से होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वहां पे जाके क्या होता है? स्टोर होते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन में क्या क्या चीज आएगी? कॉमन कोज की बात करें तो ट्यूमर्स। ठीक है, ट्यूमर्स होंगे जिसको हम क्रेनियोफ्रेंजियोमा कहते हैं या ग्लियोमा कहते हैं। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा है हाइपोथैलेमस के ट्यूमर को क्या कहते हैं? ग्लियोमा कहा है, या पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो ग्लियोमा कहा जाता है। एंड ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी। ठीक है, कहीं पे भी चोट लगी जिसकी वजह से जो है वो इंजरी होगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी। या फिर इन्फेक्शन हो गया, लाइक मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस हो गया इन्फ्लामेशन इन द मेनिंजेज, एंसेफेलाइटिस हो गया इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन पेरिकाइमल सेल्स। ठीक है, या जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया लाइक पैराडर-विल्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो है वो हाइपोथैलेमस का डेवलपमेंट भी जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो कॉमन हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी वाले तो इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं, उनको सिर्फ हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। लेकिन पोस्टीरियर वाले दोनों अफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर वाले तो सीक्रेट ही कहां से हो रहे हैं? ठीक है, हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं, वहां पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर जो है वो बाइल का सिक्रेशंस करता है, लेकिन गोल ब्लैडर में जाके सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो पहला डिजीज आती है डायबिटीज इंसिपिडस। आपने नाम सुना होगा डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज जो है वो डायबिटीज नहीं है। जो डायबिटीज हमारे पास में जो है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन, वो वाली नहीं है। ये यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? लेक ऑफ एडीएच प्रोडक्शन, यानी कि एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या जिसको हम कहते हैं वेसोप्रोसिन, इसका प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। इससे क्या होगा? एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, खूब ज्यादा जो है वो पेशाब लगेगी और प्यास जो है वो बहुत ही ज्यादा होगी। क्यों होगी? देखो, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जैसे नाम से पता था, एंटी डाययूरेटिक, डाययूरेटिक का मतलब हो गया यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला, और एंटी का मतलब हो गया अपोजिट वाला। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का मतलब हो गया जस्ट हमारे यूरिनेशन को जो है वो कंट्रोल करने वाला, उसको हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अगर कम हो गया तो पेशाब ज्यादा निकलेगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहा, तो पेशाब ज्यादा निकलेगा तो प्यास ज्यादा लगेगी। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो क्या होगा? पोलीयूरिया। पोलीयूरिया क्या होता है? इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोलीयूरिया क्या होता है? इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, पॉलीडिस्पेसिया। पॉलीडिस्पेसिया होता है इंक्रीज प्यास लगना। एक होता है पॉलीडिस्पेप्सिया, एक होता है पॉलीडिस्पेसिया। ठीक है, तो अगर प्यास बहुत ज्यादा लगी उसको हम बोलते हैं पॉलीडिस्पेसिया। एंड होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इन द सेंस कि
बॉडी के अंदर जो है वो यूरिन की वाटर की जो है वो कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेशाब ज़्यादा निकल रहा है, यूरिन ज़्यादा निकल रहा है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम जो है वो डेस्मोप्रेसिन देते हैं। अब ये डेस्मोप्रेसिन क्या होता है? सिंथेटिक एडीएच होता है। एडीएच हार्मोन होता है, वैसे तो बॉडी से निकलता है। सिंथेटिक एडीएच का मतलब होता है जो लेब में बना हुआ होता है, ठीक है ना। जो आर्टिफिशियली हार्मोन बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक एडीएच, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन। क्योंकि एडीएच तो अब सीक्रेट कम हो गया, हाइपोथैलेमस से एडीएच तो नहीं बना, तो बाहर से हम एडीएच बोलते हैं, जिसको हम डेस्मोप्रेसिन बोलते हैं। ये लेब में जो है वो बना हुआ होता है। नेक्स्ट होता है हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी, ठीक है। हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाता है डैमेज ऑफ वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस, ठीक है, ठीक है, डैमेज ऑफ वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। अब वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था दोस्तों? हंगर को कंट्रोल कर रहा था, यानी कि जो भूख लग रही थी उसको कंट्रोल कर रहा था। अब इसको कंट्रोल, अब ये डैमेज हो गया तो अब कंट्रोल नहीं होगा। अब आदमी खाए जितना खा रहा है, खाना खाने के बाद भी खा रहा है, 10 बार भी खा रहा है, 10 बार खाने के बाद भी उसको भूख लग रही है, ठीक है। तो वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस जो है वो क्या कर रहा था? हंगर को कंट्रोल कर रहा था। अब हंगर को कंट्रोल कर रहा था, अब हंगर को कंट्रोल करने वाला तो कोई सांप बचा नहीं है, ठीक है। वो चीज तो हो गया फेल। तो उसकी वजह से क्या होगा? अनकंट्रोल्ड हंगर रहेगी, खूब ज्यादा जो हो भूख लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? रैपिड वेट गेन होगा एंड लेक ऑफ स्टेटिसिटी। लेक ऑफ स्टेटिसिटी मतलब जो फुलनेस वाली चीज थी ना, कि अब पेट भर गया है या अब खाना नहीं खाना, वो चीजें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या मेडिकेशन द्वारा जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है दोस्तों हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल कर रहा था। अब क्या होगा कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आ गई, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला जो है वो कोई भी नहीं बचा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला नहीं बचा है तो सारे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले थे उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। डिक्रीज रिलीजिंग हार्मोन, सारे रिलीजिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो लो पिट्यूटरी फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो हार्मोन रिलीज करवाने वाले थे वो कौन करवा रहा था? हाइपोथैलेमस करवा रहा था। अब वो तो सारे के सारे जो है वो डैमेज हो गए, ठीक है। तो अब कौन कंट्रोल करवाएगा? जिसकी वजह से पिट्यूटरी के फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा? ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीज तो कहां से हो रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। प्रोडक्शन भी कहां से हो रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन करवा कौन रहा था? हाइपोथैलेमस। अब वो कहते हैं ना कि जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, कहते हैं ना। ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस नहीं है, उसको स्टिमुलेट या उसको रिलीज करने वाला, उसके गेट खोलने वाला, उसके चैनल ओपन करने वाला हार्मोन ही नहीं है, तो फिर ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। इनफर्टिलिटी होगा क्योंकि एफएसएच और एलएच नहीं हो रहा। फटीग होगा क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है वो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन था वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एचआरटी जिसको कहते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो देते हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास में कैलेमेन सिंड्रोम। कैलेमेन सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? कैलेमेन सिंड्रोम होता है कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके अंदर क्या आ जाता है दोस्तों हमारे पास में? एफएसएच एंड एलएच आ जाता है, ठीक है। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से सीक्रेट हो रहा था? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर वो किसको एक्ट कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड से वो क्या रिलीज करवा रहा था हमारे पास में? वो रिलीज करवाता एफएसएच एंड एलएच। अब एफएसएच एंड एलएच जो है वो रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डिलेड और एब्सेंट जो है वो प्यूबर्टी होगा। इससे क्या साइन सिम्टम्स होगा? इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा एंड इनसोम्निया यानी कि लॉस ऑफ स्मेल जो है वो देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा, जितने भी हमारे पास में जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, ट्रीटमेंट बहुत आसान है। एंडोक्राइन सिस्टम का मुझे सबसे अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट ही लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेजर सर्जरी नहीं है, बड़ी बड़ी दवाइयां याद नहीं रखनी, सिंपल है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा वो हार्मोन बाहर से दे दो, बस यही तो कर सकते हैं, और क्या करेंगे। तो ये इसके जो है वो हमारे पास में क्या हो गए? दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ हाइपोथैलेमस। अब उसके बाद आता है हमारे पास में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, फिर उसको हम आगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिर हमारे पास में टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले तो हम करते हैं सीटी स्कैन या एमआरआई करवाएंगे। उससे हम डिटेक्ट करेंगे कि हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई ब्लड सप्लाई या कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, हाइपोथैलेमस कहीं पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है। तो वो सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे। तो यूज टू डिटेक्ट हाइपोथैलेमिक ट्यूमर और स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी, हाइपोथैलेमस में कोई भी एब्नॉर्मलिटी है, स्ट्रक्चर में कोई एब्नॉर्मलिटी है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, उसको हम देखेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे दोस्तों? ब्लड टेस्ट करवाएंगे। भाई ब्लड के द्वारा इंश्योर करेंगे कि कौन से हार्मोन की जो है वो डेफिशिएंसी आएगी। मेजर हार्मोन्स लेवल टू असेस एंडोक्राइन फंक्शन, ऑफ कोर्स
हम हार्मोन्स का जो देखेंगे ना कि हमारे ब्लड में जो है वो कितना है। नेक्स्ट जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। जेनेटिक टेस्टिंग में क्या होगा कि कई बार क्या होता है कंजेनाइटल हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर होते हैं। कंजेनाइटल हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जन्मजात ही हमारे पास में हाइपोथैलेमस में जो है वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि जन्मजात ही हाइपोथैलेमस जो है वो डेवलप नहीं होता, तो उसको हम जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा जो है वो देखेंगे। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में डायग्नोस्टिक। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कंक्लूजन। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों द हाइपोथैलेमस इज द वाइटल रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन टू कंट्रोल एंडोक्राइन फंक्शन, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स एंड होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये करवाता है। आपको बताया हाइपोथैलेमस जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है, जो कि हमारे पास में नर्वस सिस्टम में भी हेल्प करता है और एंडोक्राइन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे इंटरनल इक्विलिब्रियम को जो है मेंटेन करता है। और आपको ये भी पता है कि पूरी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो दो ही सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। एक होता है हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा और एक होता है हमारे पास में नर्वस सिस्टम के द्वारा, और ये दोनों काम करवाता है। तो ये हमारे पास में मेन होम्योस्टेसिस का जो है वो कार्य करवाता है। ठीक है, देन उसके बाद डिसफंक्शन कैन लीड टू सीरियस मेटाबॉलिक, हार्मोनल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आपको पता ही है कि अगर कोई भी डिसफंक्शन हो जाएगा तो मेटाबॉलिक भी होगा, हार्मोनल भी होगा और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। एंड मेकिंग एन एसेंशियल फोकस इन मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन। और उस दौरान जो है हमें क्या करना है कि मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन पे जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान में देना है। क्लियर, तो यही जो है आज की क्लास जो है वो दोस्तों यहीं फिनिश होती है। आज की क्लास को जो हमने शुरुआत की थी दोस्तों हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो हो प्रीवियस क्लास को आप अच्छे तरीके से जो हो देख लीजिएगा, क्योंकि पहली क्लास देखोगे तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो समझ में आएगा। पहली क्लास में हम पूरी एंडोक्राइन सिस्टम को जो है वो डिटेल से हमने देखा था। उसमें हमने आज की क्लास के अंदर हाइपोथैलेमस को देखा था कि हाइपोथैलेमस जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के बीच की जो है वो कड़ी होती है, दोनों कार्य करवाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में भी इसको हम पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में भी हम जो है वो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेन में कहाँ सैचुरेटेड होता है पहले इसकी पोजीशन देखिए। देन ये थैलेमस के जस्ट नीचे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है, 1% जो है वो ब्रेन की साइज का होता है, 4 ग्राम इसका वेट होता है। ये सारी चीज़ें देखी। फिर इसके हमने जो है वो रीजन देखे थे, इसमें हम एंटीरियर देखा था, मिडल देखा था एंड पोस्टीरियर देखा था, और लेटरल को हमने बाद में जो है वो डिस्कस कर लिया था। फिर इसके हमने जो है मेन फंक्शन देखे थे। एंडोक्राइन में भी हमने देखा था कि इसमें टोटल जो है वो 9 हार्मोन रिलीज करता है। फिर हमने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का देखा था, फिर हमने थर्मोरेगुलेटरी का देखा था, फिर हमने जो है वो हंगर का देखा था, फिर हमने इमोशन का देखा था। ये सारे फंक्शन देखने के बाद जो है वो कौन कौन से डिसऑर्डर इसकी वजह से होते हैं उन सब के बारे में देखा था, किस तरीके से हम उनको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, और पूरा जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है हमने देखा था। और मेरे ख्याल से हाइपोथैलेमस की जो अब तक क्लास पढ़ी थी आपने, कहीं पे भी पढ़ी होगी, चाहे आपने और टीचर से पढ़ा होगा या और कहीं से भी पढ़ा होगा, अगर उस टीचर से और हम में अगर थोड़ा बहुत भी आपको डिफरेंशिएट पता है या इस क्लास में मजा आया है तो कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से जो है फीडबैक मिलता है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। हाइपोथैलेमस आज हमारे पास में फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास कल जो है वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।